प्रीपोजिशन की एक नई वीडियो के साथ मैं अनिल सर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। तो आइए सीखना आरंभ करते हैं। इन एंड एट, पहला जो यूज आप सभी देख रहे हैं आज, इन एंड एट। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के पहले इन आता है, पर नाइट, मिडनाइट, नून के पहले एट का प्रयोग होता है। बहुत ही सिंपल यूज है, आपको पहले से भी मालूम होगा इसके बारे में। एक बार फिर से ध्यान दें। अगर किसी सेंटेंस में मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून आया हुआ है तो उसके पहले हम लोग इन का प्रयोग करते हैं, जबकि नाइट, मिडनाइट और नून के पहले एट का प्रयोग होता है। जैसे शी विल कम हियर इन द मॉर्निंग, शी विल कम हियर एट नाइट। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ रिटर्न नहीं है लेकिन मैं समझा देना चाहता हूँ आपको। यही मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून या फिर नाइट, मिडनाइट, नून इत्यादि अगर किसी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, तो वहाँ पर आवश्यकता अनुसार हम लोग सिंस या फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है, वहाँ पर इन और एट का यूज नहीं होता। जैसे अगर कहीं आपको कहना है कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो फिर आप यूज करेंगे आई हैव बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वहाँ पर इन का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन सामान्य जो सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के पहले आप इन का यूज करेंगे, और नाइट, मिडनाइट और नून के पहले आप एट का यूज करेंगे। ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यूज देखते हैं। इन एंड विद इन। जब वाक्य में फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है, इतना तो आप समझ रहे हैं, फ्यूचर टेंस यानी कि शैल या विल आया रहेगा, और पीरियड ऑफ टाइम आता है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम जिससे अवधि का बोध हो, समयावधि का, तब इन यानी कि आई एन अगर उस वाक्य में आया है तो उससे बाद का बोध होता है और विद इन से पहले का। ठीक है, बात स्पष्ट होगी। फ्यूचर टेंस में सेंटेंस हो और उसमें क्या आया हो, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, पीरियड ऑफ टाइम, और उस परिस्थिति में ये जो आई एन है ना, ये बाद का बोध कराता है और विदिन जो है वो पहले का। जैसे आप देखेंगे वाक्य के माध्यम से, ही विल कम इन अ वीक। इसका एज इट इज अगर आप लिटरल मीनिंग निकालें, शाब्दिक अर्थ निकालें, तो इसका आप अर्थ निकालेंगे कि वह एक सप्ताह में आएगा। तो इस एक सप्ताह में का मतलब है कि वह एक सप्ताह के बाद आएगा। ही विल कम इन अ वीक यानी कि वह एक सप्ताह के बाद आएगा। आएगा जरूर, लेकिन एक सप्ताह बीतते बीतते वो आएगा। ठीक है, एक सप्ताह जब पूरा हो जाएगा तब वो आएगा। इस तरीके का भाव ये व्यक्त करेगा। वहीं दूसरी ओर देखें, ही विल कम विद इन अ वीक, ही विल कम विद इन अ वीक, तो इसका मतलब होता है कि वह एक सप्ताह के पहले आएगा। इट मीन्स अगर शाब्दिक अर्थ भी आप निकाल ले तो वह एक सप्ताह के अंदर आएगा। इट मीन्स कि ये सप्ताह पूरा होने के ठीक पहले वो आ जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। इन अगर आया है तो मतलब जो समयावधि दी हुई है उसके बाद का बोध होगा, और विद इन है तो उस समयावधि के ठीक पहले का बोध होगा। एक नोट है, इसको जरा समझेंगे। फ्यूचर टेंस में पीरियड ऑफ टाइम के साथ आफ्टर का प्रयोग नहीं होता है। जैसा अभी आपने देखा, फ्यूचर टेंस है और पीरियड ऑफ टाइम है, तो के बाद के अर्थ में हम इन का प्रयोग करते हैं, आफ्टर का नहीं। परंतु पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आफ्टर का प्रयोग उचित है। कहने का मतलब कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम आया है ना, तो वहाँ पे हम आफ्टर का यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे, ही विल कम आफ्टर ए वीक, ये वाक्य गलत है, क्योंकि अ वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स ये पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आफ्टर का यूज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर होता ही विल कम इन अ वीक तो ये सही होता है, जैसा आपने ऊपर एग्जाम्पल में देखा हुआ है। फिर देखिए, ही विल कम आफ्टर इवनिंग या सनसेट, ये सही है, क्योंकि इवनिंग या सनसेट ये पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है। ठीक है, तो ही विल कम आफ्टर इवनिंग या सनसेट ये बिल्कुल सही है। यानी कि फ्यूचर टेंस में पीरियड ऑफ टाइम अगर रहे तब आफ्टर नहीं लगेगा, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम आया हो तो आफ्टर का यूज हम कर सकते हैं। एक और नोट है, उसको भी समझा जाए। पास्ट टेंस में पीरियड ऑफ टाइम के साथ इन या आफ्टर का प्रयोग होता है। यानी कि पास्ट टेंस है और पीरियड ऑफ टाइम आया है तो आप चाहें तो इन का यूज कर सकते हैं या फिर आफ्टर का, परंतु पॉइंट ऑफ टाइम के साथ
आफ्टर का प्रयोग होता है, लेकिन ध्यान रहे अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिर्फ आफ्टर का यूज हम करते हैं। जैसे ही केम, सेंटेंस तो पास्ट टेंस में चला गया, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ही केम इन अ वीक या आफ्टर अ वीक, दोनों सही है। वह एक सप्ताह में आया या फिर वह एक सप्ताह के बाद आया, लेकिन जैसे ही हम यूज करेंगे अगर पॉइंट ऑफ टाइम का तो फिर वहाँ पर हम आफ्टर का यूज करेंगे। जैसे ही केम आफ्टर 9 AM, वह पूर्वाह्न 9 बजे के बाद आया। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट, फॉर, FOR, इसके यूजेस को देखते हैं। पहला है इसमें के लिए, उद्देश्य का भाव। आई बॉट स्वीट्स फॉर चिल्ड्रेन, इट मीन्स मैंने बच्चों के लिए मिठाइयाँ खरीदी। तो यहाँ पर जो के लिए है ये कोई उद्देश्य दर्शा रहा है कि मिठाइयाँ हमने खरीदी तो किस लिए, बच्चों के लिए। के लिए ऑब्लिक की ओर। ही सेट आउट फॉर होम, यहाँ पर जो सेट आउट है ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है प्रस्थान करना, ठीक है, टू डिपार्ट या टू स्टार्ट अ जर्नी, ठीक है। तो उसने घर के लिए प्रस्थान किया या फिर उसने घर के लिए यात्रा आरंभ किया। नेक्स्ट है के कारण, दे डांस्ड फॉर जॉय, वे खुशी के कारण नाचे। नाचे तो किस कारण, खुशी के कारण, या फिर वे खुशी के लिए नाचे, जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन के कारण का भाव यहाँ पर ज़्यादा सुटेबल होगा। दे डांस फॉर जॉय। नेक्स्ट, राशि या संख्या का भाव। आई पेड रेट 10 फॉर दिस बुक, जैसे आप कोई किताब खरीदे उसके लिए 10 रुपये आपने अदा किए, तो वहाँ पर हम लोग फॉर का यूज करते हैं। आई पेड रेट 10, मैंने 10 रुपये अदा किए फॉर दिस बुक, इस पुस्तक के लिए। इसको आप बहुत ही समराइज वे में या कह सकते हैं कि बहुत ही सुसज्जित तरीके से आप इसको बोलेंगे, मैंने इस पुस्तक के लिए 10 रुपये अदा किया। द स्कोर इज़ 250 रन्स फॉर 5 विकेट्स। ये क्रिकेट मैचेज में आप अक्सर सुनते हैं कि भारत ने इतने रन बना लिए इतने विकेट खोकर, तो वहाँ पर उस खोकर के अर्थ में या संख्या को जो दर्शाते हैं हम, वहाँ पर लूजिंग या इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं होता। पहले हम रन्स को दर्शाते हैं, जैसे द स्कोर इज़ 250 रन्स फॉर 5 विकेट्स, तो इसका मतलब होता है कि स्कोर 5 विकेट पर 250 रन है या फिर 5 विकेट के नुकसान पर 250 रन बने हैं, ठीक है। तो ये राशि या संख्या को दर्शाने के लिए भी हम लोग फॉर का यूज इस कदर करते हैं। नेक्स्ट है समर्थन का भाव। जैसे आई एम स्पीकिंग फॉर ऑल द वर्कर्स, इट मीन्स कि मैं सभी जो वर्कर्स हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। कहने का मतलब कि ये सपोर्ट का भाव दर्शाया जा रहा है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट आए है वो एक तरीके से समर्थन का भाव दर्शा रहा है। आई एम स्पीकिंग फॉर ऑल द वर्कर्स, यानी कि मैं सभी मजदूरों के लिए बोल रहा हूँ, सभी की मैं वकालत कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम फॉर दिस प्रपोजल, मैं इस प्रस्ताव के लिए हूँ। इट मीन्स कि मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। आई एम फॉर दिस प्रपोजल, PROPOSAL, प्रपोजल मीन्स होता है प्रस्ताव। फॉर का एक मीनिंग होता है के रहते हुए भी, जैसे फॉर ऑल हीज वेल्थ ही इज़ अनहैप्पी, इसका मतलब हुआ कि उसके पास सभी धन धान्य होते रहते हुए भी या इतना सारा धन के रहते हुए भी ही इज़ अनहैप्पी, वह क्या है, दुखी है। इट मीन्स कि बहुत सारे धन के होने के बावजूद या बहुत सारे धन के रहते हुए भी वह खुश नहीं है। नेक्स्ट है समय का बोध, पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जब पीरियड ऑफ टाइम की बात करें हम तो वहाँ पर समय को दर्शाने के अर्थ में फॉर का यूज होता है। जैसे ही हैज़ बिन लिविंग हियर फॉर 2 years, वह यहाँ 2 वर्षों से रह रहा है, या अगर बड़े हैं तो वह यहाँ 2 वर्षों से रह रहे हैं। शी हैड बिन चीटिंग यू फॉर 3 days, वह 3 दिनों से तुम्हें धोखा दे रही थी। तो इस तरीके से समय के बोध के अर्थ में भी हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का यूज करते हैं। फिर देखेंगे पसंद का भाव। ही हैज़ अ लाइकिंग फॉर फिश,
इट मीन्स कि उसे मछली पसंद है। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ही हैज़ अ लाइकिंग फॉर फिश, उसे मछली पसंद है। ही हैज़ अ टेस्ट फॉर म्यूजिक, उसकी संगीत में रुचि है, यानी कि वह संगीत में रुचि रखता है। तो इस तरह के पसंद के भाव को दर्शाने के लिए भी हम लोग फॉर का यूज करते हैं। अब यहाँ पर कई बार सिंस या फॉर को लेकर आपके मन में दुविधा जरूर रही होगी, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं सिंस और फॉर के ऊपर भी एक लेक्चर आप सभी को दूंगा, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि कब हम लोग फॉर का और कब सिंस का यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो कुछ हमने आपको बताया वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। तो इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे, जिससे आने वाले प्रीपोजिशंस को समझना और भी आप सभी के लिए आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच for watching and listening this video. Thanks.